दूसरा सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि वो जो डिस्कस किया था मैंने आपके साथ एनटीडीसी, सर वो मतलब भी एनटीएस के थ्रू टेस्ट लेता है या उसका अपना जितना नेपरा वाले नहीं अपना नहीं, टेस्ट लेते हैं वो लेस्को वाले, उसी के थ्रू होते हैं, एनटीएस के थ्रू? या एनटीएस के थ्रू होते हैं। ओके, ठीक है सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47, in figure 3 19% show the equivalent circuit of the practical transformer on no load, the element RC account for। तो एक्स एम तो आपका जी। मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा, ओके। एक्स या मैग्नेटाइजिंग। ओके और सर। आर सी जो होता है वो एक्चुअली, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था इसको। आपका जो जी सर। होता है अंडर नो लोड कंडीशन, आपका आई डब्ल्यू होता है, ओके, आई डब्ल्यू। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्टिव और वर्किंग, वर्किंग कंपोनेंट। और वर्किंग कंपोनेंट इसको हम कहते हैं, सही है, सही है। तो ये क्या करता है एक्चुअली, इसमें आपका एक्टिव वर्किंग कंपोनेंट होता है, और इसमें क्या कौन कौन से लॉसेस इनकाउंटर करते हैं हम? एक तो आपका इसमें आयरन कॉपर लॉसेस लॉसेस, आयरन लॉसेस जी। प्लस कॉपर लॉसेस। अंडर नो लोड कॉपर कंडीशन लॉस। कॉपर लॉसेस काफ़ी स्मॉल होते हैं, तो इसी वजह से हम इसको अक्सर अक्सर इग्नोर कर लेते हैं। और आयरन लॉसेस को कहते हैं, हम कहते हैं कि अंडर नो लोड कंडीशन हमारे जो टोटल लॉसेस होते हैं वो हमारे पास आयरन लॉसेस होते हैं। तो कॉपर लॉसेस भी इसमें होते हैं, लेकिन दैट इज़ इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट ठीक होते हैं, हो सही है। गया। तो सर सिर्फ सर फिर हम सिर्फ आयरन लॉसेस को कंसीडर करते हैं। यस, आयरन लॉसेस को ओ- अंडर नो लोड कंडीशन कंसिडर करते हैं। और ये जो आपका होता है आई एम, दिस इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, सही है। और ओके। यही आई एम आपका म्यूचुअल फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके, म्यूचुअल फ्लक्स, ओके। जो फ्लक्स आई फ्लो एम होता है ना, वो दैट्स प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दिस दिस म्यूचुअल फ्लक्स। या दिस फ्लक्स, ओके, म्यूचुअल। ओके सर। ये सो इसमें आपका कोर लॉसेज एंड ट्रांसफार्मर आएगा, क्योंकि कोर लॉसेज और में क्या लॉसेस आता है? वो आता सर, है, आयरन लॉसेस। या कोर लॉसेज, सर। आयरन लॉसेस कोर लॉसेज के अंदर आते हैं। कॉपर लॉस बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं अंडर नो लोड ओके सर। कंडीशन। अगर ठीक हो फुल गया। लोड होगा तो फिर आपने कोर लॉसेस को नहीं करना, आपने कॉपर लॉस को करना है। ओके सर, अगर नो लोड की जगह फुल लोड आ जाए, तो फिर आपने कॉपर लॉस करना है। देन हमारे पास आ जाएगा आंसर कॉपर लॉसेस। ओके यस। सर, ठीक हो गया। और कोई एमसीक्यूज? नो सर, बाकी सर मैंने रिवाइज कर लिए थे। 53 से हमें स्टार्ट करना है आज। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज 53। जी। यस, 53। ओके, क्वेश्चन: a transformer operate poorly at very low frequency because permeability of core is increased, but magnetizing current is abnormally high, primary reactance is too much increased, none of the above। तो एक्चुअली ये हमारे पास वो ग्राफ है, उसको थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये आपका क्या होगा, फ्लक्स होगा, प्लस। ओके। ओके सर। और ये आपका क्या होगा, ये आपका वोल्टेज एट द प्राइमरी साइड, एंड दिस इज द वोल्टेज एट द E1। सेकेंडरी साइड, ओके। और दिस इज द E1 और E2 भी हम E2। इसको लेते हैं, सही है। अच्छा, आपका जो आई नोट होगा वो आपका कुछ इस तरह का बनेगा। आई नोट इज द टोटल करंट, तो इट मीन्स के इनसाइड आई नोट आई हैव आई एम, ओके, and inside I node I have IW, and this is power factor, that is cos, this is phi angle, okay। so यहाँ पे देख लो, तो हमारे पास ये कह रहे हैं कि लो फ्रिक्वेंसी पे, तो फॉर दिस आई विल नीड टू, एक्चुअली वी नो दैट E इज इक्वल टू यस, ठीक है। 4.44 एफ एन, ओके। तो यहाँ पे देख लो, फ्रीक्वेंसी। एन तो आपका कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। इफ यू वांट टू कीप दिस कांस्टेंट एज वेल, अगर आपने ई को भी कांस्टेंट रखना है, ओके, लाइक आपने ई को भी कांस्टेंट रखना है, तो क्या इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी देन द फ्लक्स शुड डिक्रीज, ओके।
फ्लक्स को डिक्रीज होना चाहिए। ओके, और इफ यू फ्लक्स को क्यों डिक्रीज हमने इफ यू क्यों वांट टू कीप डिक्रीज होना दिस चाहिए? कांस्टेंट, ठीक है सर, हमने वोल्टेज को कांस्टेंट रखना, ठीक है। एक चीज बढ़ेगी, एक चीज कम हो जाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू फ्लक्स एफ, तो ये आपके कांस्टेंट हो गए, is equal to ओके phi f, so it means that frequency is inversely proportional to phi. If you increase the frequency, then the flux will get decreased. If you decrease the frequency, like in this case, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? My flux should increase, मुझे flux को increase करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, फ्लक्स को ओके मैं किस तरह इंक्रीज करूंगा? फ्लक्स को मैं आई एम के थ्रू इंक्रीज कर सकता हूँ। लाइक फ्यू मिनट्स में पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है कि योर आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटाइजिंग योर फ्लक्स। ओके, फ्लक्स, ओके यस, तो मुझे फ्लक्स को इंक्रीज करना है, तो क्या कर लूँ? मैं आई एम को इंक्रीज कर लूँगा। ओके, तो मुझे आई एम को इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, आपका आई एम यहाँ पे आ जाएगा फिर। अच्छा, इससे ठीक है, पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपका ओके, आई एम यहाँ पे आ गया, आई डब्ल्यू अपनी जगह पे, तो आपका आई नोट क्या हो जाएगा? आई नोट आपके यहाँ पे आ जाएगा, आपका ये कुछ इस तरह बन जाएगा। यस, ओके, इट मीन्स कि आपका ये फाई एंगल इंक्रीज हो गया अप टू दिस, दिस इज यस, फाई 2, पहले फाई 1 था, फाई 2, so now phi ओके, 2 is greater than phi 1, and we know that cos phi 2 is equal to power factor, or cos phi 1 is equal to power factor 1। ओके, तो यहाँ पे देख लो, जितना phi कम होगा तो उतना पावर फैक्टर आपका ज़्यादा होगा। ओके, ये जितना कम होगा, नियर टू 0 डिग्री होगा, तो ये आपका cos 0 विल बी इक्वल टू 1, तो पावर फैक्टर आपका वन मैक्सिमम होगा। तो फाई जितना, मैक्सिमम हो, या फाई जितना कम होगा तो इतना पावर फैक्टर आपका ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स फाई 2 इज ग्रेटर देन फाई 1, तो इट मीन्स कि आपका पावर फैक्टर 2 दैट लेस विल हुआ बी है, लेस देन पावर फैक्टर 1। यस, Okay, so it means कि if you increase the magnetizing current, then the power factor will get decreased, or you can call it, if you decrease the frequency, then the power factor will also get decreased। Okay, तो ये भी आ ओके, सकता है, पावर फैक्टर का भी इसमें आ सकता है कि पावर फैक्टर क्या होगा, तो वो भी आपने इसी ओके तरह सर, आपने इसी ग्राफ से फाइंड करना है। ओके, ठीक है सर, if a power transformer is operated, question number 54, if a power transformer is operated at very high frequency, then primary reactance is too much increase, primary will draw large current, core losses will be excessive, none of the above। सर अब फ्रिक्वेंसी हमें इंक्रीज करनी है। यस, अब हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, तो क्या हो जाएगा आपका? सर फ्लक्स कम होगा, ईएमएफ कांस्टेंट रखेंगे, ऐसा ही है। नहीं, आप फ्रीक्वेंसी को काफ़ी इंक्रीज कर लो। जब इफ़ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी रिएक्टेंस इज टू मच इंक्रीज, प्राइमरी रिएक्टेंस आपका बढ़ जाएगा, प्राइमरी रिएक्टेंस बढ़ेगा तो इट मीन्स कि सेकेंडरी रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, ज़रूरी नहीं है। बढ़ेगा, ओके, ठीक है, प्राइमरी विल ड्रॉ लार्ज पावर, नो पावर दोनों साइड पे सेम होंगे, प्राइमरी साइड पे जो पावर ड्रॉ होगा वो सेकेंडरी साइड पे भी पावर ड्रॉ होगा। ओके, क्योंकि ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दो तो इट मीन्स कि आपने प्राइमरी साइड पे भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, सेकेंडरी साइड पे भी आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। लाइक आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें फ्रीक्वेंसी सेम होता है एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। कोर लॉसेस विल बी एक्सेस हो, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लो। कोर लॉसेस क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉसेस और ईडी करंट लॉसेस, तो दोनों आपके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इफ़ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी देन दिस लॉसेस विल गेट इंक्रीज, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉसेस भी इंक्रीज होंगे और ईडी करंट लॉसेस भी इंक्रीज होंगे। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स के हाई चेंजेस आएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो ज़्यादा होगा। ओके, तो दैट्स वाई फ्रॉम दैट आपका ईडी करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ईडी करंट लॉसेस भी बढ़ जाएंगे, जब ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा लॉसेस होंगे। ओके, और आपका जो हिस्टैरिसीस लॉसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर।
अच्छा, next question, that is 55. The primary leakage flux link primary winding only, secondary winding only, both primary and secondary winding, none of the above. इसमें क्या आएगा? प्राइमरी वाइंडिंग ओनली लीकेज फ्लक्स, Yes, primary leakage flux. That's प्राइमरी will, वाइंडिंग से yeah, लिंक करेगा। yeah, primary winding को ये link करेगा, सही है। ठीक है। अच्छा, 56. The effect of leakage flux in a transformer is to increase copper losses, decrease copper losses, cause voltage drop in the winding, none of the above. फिर काज वोल्टेज ड्रॉप इन द वाइंडिंग। Actually यहाँ पे क्या होता है? Yes, cause voltage drop in the winding. You know what is the reason behind this? सर वो आपने डिस्कस हमने किया था कि फ्लक्स ज्यादा करंट ड्रा होता है, फ्लक्स पावर जो हाई हाई रिलक्टेंस चाहिए होती रिक्वायर्ड होती है एमएमएफ, फ्लक्स लीकेज का ज्यादा हो जाए तो। अच्छा, लीकेज फ्लक्स हम किसको कहते हैं? लीकेज फ्लक्स हम उसको कहते हैं विच इज नॉट कनेक्ट टू सेकेंडरी, प्राइमरी के साथ ही कनेक्ट रहता है, यस फ्लो नहीं करता। yes, which is not in link with the secondary, okay. यस, लीकेज फ्लक्स हम उसको कहते हैं कि लाइक आपका जो फ्लक्स है वो लिंक नहीं कर रहा सेकेंडरी के साथ, तो उसको हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं, ओके। लाइक दिस इज योर लीकेज फ्लक्स, ये सेकेंडरी के साथ फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा, ओके। ये अच्छा, तो इट मीन्स के यू कैन कॉल द लीकेज फ्लक्स, आप उसको फ्लक्स को भी लीकेज फ्लक्स कह सकते हो, विच पास थ्रू द वाइंडिंग इंसुलेशन or transformer insulating oil, okay. That flux is known as leakage flux, which pass through the transformer insulating oil, okay. Yeah, which pass through the transformer winding insulation, okay. Like secondary के साथ लिंक नहीं कर रहा, वो फ्लो हो रहा है किस में? ट्रांसफार्मर ऑयल में फ्लो हो रहा है या वाइंडिंग इंसुलेशन में फ्लो हो रहा है, सही है, इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग थ्रू द कोर। लाइक यहाँ पे देख लो तो ये आपका कोर में फ्लो नहीं हो रहा, कोर में ये आपका लीकेज फ्लक्स नहीं है, ठीक है, ओके। ये कोर में फ्लो हो रहा है, ये दूसरा कोर में फ्लो नहीं हो रहा है। ये कहाँ पे फ्लो हो रहा है? या तो ऑयल में फ्लो हो रहा है या और ऑयल में, ठीक है, इंसुलेशन में, ट्रांसफार्मर के जो इंसुलेशन है उसमें फ्लो हो रहा है, सही है। यस, ठीक है। अच्छा, अब इस लीकेज फ्लक्स की वजह से आपका लीकेज रिएक्टेंस होगा, ओके। लीकेज फ्लक्स की वजह से लीकेज रिएक्टेंस होगा। लीकेज रिएक्टेंस उसी तरह होता है जिस तरह करंट के लिए रेजिस्टेंस होता है, तो इसी तरह फ्लक्स के लिए हम रिएक्टेंस लेते हैं, ओके। तो दोनों साइड पे, प्राइमरी साइड पे या सेकेंडरी साइड पे आपका लीकेज रिएक्टेंस आएगा, ओके। दैट इज ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स। तो वोल्टेज ड्रॉप इन दिस लीकेज रिएक्टेंस इज, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो आपका इसी लीकेज रिएक्टेंस में होगा, सही है, सही है, ओके। अकर वोल्टेज ड्रॉप अकर ड्यू टू दी due to impedance of the transformer, okay. तो ये अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये लीकेज फ्लक्स जो होता है ना, लीकेज फ्लक्स, सही है, या आप ये कह दो कि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी लोड करंट, okay. Like if you increase the magnitude of primary या secondary current, okay, तो आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी इंक्रीज होगा, प्राइमरी साइड पे इंक्रीज होगा, सेकेंडरी साइड पे भी इंक्रीज होगा, ओके, वोल्टेज ड्रॉप। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड करंट, ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो इसमें क्या आएगा? वोल्टेज ड्रॉप आएगा, काज वोल्टेज ड्रॉप इन द वाइंडिंग, ठीक है। 56 the 57, the leakage flux in a transformer
occur because iron core has high permeability? नो, अगर परमेबिलिटी हाई होगी तो इट मीन्स कि आपका लीकेज फ्लक्स कम होगा, आपका लीकेज फ्लक्स कम होगा। परमेबिलिटी मीन्स कि आपका जो कोर है उसमें वो उसका जो रिलैक्टेंस है वो काफ़ी कम है जी। ओके, तो जितना हाई परमेबिलिटी मीन्स कि रिलैक्टेंस कम है तो उतना लीकेज फ्लक्स कम ही होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ईयर इज़ नॉट ए गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर, जी ये हो सकता है क्योंकि ईयर जो होता है ईयर में भी आपका फ्लक्स पास होता है। अगर वो गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर होता, वो गुड इंसुलेटर होता तो फिर आपके फ्लक्स जो है वो ईयर में पास नहीं होता, तो उसकी वजह से आपका फिर लीकेज फ्लक्स ना होता। सो ईयर इज नॉट ए गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। अप्लाइड वोल्टेज इज साइनसोइडल, नो, ये तो नहीं है। ट्रांसफार्मर इज नॉट एस एफिशिएंट डिवाइस, नहीं, ट्रांसफार्मर इज एन एफिशिएंट डिवाइस, और ये डिपेंड भी नहीं करता कि आपका लीकेज फ्लक्स, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, एफिशिएंसी पे। और अच्छा, तो ऑप्शन सेकंड हो गया इसमें, सेकंड ऑप्शन आएगा। यस। 58, द म्यूचुअल फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लोड बिकॉज अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर कांस्टेंट, लीकेज फ्लक्स इज स्मॉल, iron core is used, losses are small. इसमें क्या आएगा? सर अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, Applied voltage and frequency are constant. Yes, this will be the correct option. अच्छा, ये इसके पीछे रीज़न क्या होगा? नो सर, मुझे तो बस थोड़ा सा ये आती हुआ था कि फ्रिक्वेंसी बोथ साइड पे जो होती है वो हमारी सेम रहती है, तो उस वजह से मैंने पिक किया है। फ्रिक्वेंसी तो दोनों साइड पे सेम होंगी। ओके सर, आवाज आ रही है आपको? ये आवाज आ रही है आपकी? जी जी। अच्छा, दोनों साइड पे आपका और सर जो लिक्विड फ्लक्स, जी जी सर बताएं। अच्छा, आपका अप्लाइड वोल्टेज भी कांस्टेंट होगा। जी ओके, क्योंकि आपका अप्लाइड वोल्टेज चेंज होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? जब आपका फ्लक्स ही सेम है, दोनों फ्लक्स, तो इट मीन्स कि आपका अप्लाइड वोल्टेज भी ये सर कांस्टेंट होगा, ये ठीक है। एक्चुअली हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज वो चेंज होता है, दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स पे। जी, फ्लक्स सेम होगा तो इट मीन्स कि आपके अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट। अगर वो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का कह लेते तो फिर वो चेंज होता। सही, ओके। अच्छा, 59, सर लिक्विड फ्लक्स तो चेंज होगा ना, क्योंकि ये एयर पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, उसके हिसाब से ये ज्यादा, यानी कि वो लिक्विड फ्लक्स होगा। क्या सर जो लिक्विड फ्लक्स इज वेरी स्मॉल, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है 58 में, सर ये लिक्विड फ्लक्स स्मॉल तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा वो मटेरियल पे, रिलक्टेंस, जिस तरह अभी आपने डिस्कस की है कि पर ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसकी परमेबिलिटी काफी हाई हो। यस, ठीक है। अगर हाई परमेबिलिटी होगा तो फिर लीकेज फ्लक्स आपका वो स्मॉल होगा। ठीक हो गया सर।
अच्छा 59 जी। figure 19.37 show an actual transformer on load. The current I2 dash and I2 will be in phase 180 degree out of phase, 90 degree out of phase, none of the above. सर ये कैसे पता चलेगा? Actually this is I2 dash. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे सर पास ये अंडर अंडर जी ऑपोजिट होगा। यस जी। ऑपोजिट ही होगा। अच्छा मैंने पहले जी। भी आपसे डिस्कस किया था कि अंडर नो लोड कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, I2 आपका ज़ीरो हो जाएगा। ओके I2 आपका ज़ीरो होगा अंडर नो लोड कंडीशन, तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर आपका ये भी I1 इज इक्वल टू I0, दैट्स इनफ, वो बेस्ट है, सही है, उसकी ज़रूरत नहीं है I2 डैश की। बट अंडर ओके। अंडर लोड कंडीशन, ओके, या फुल लोड कंडीशन कोई भी, या आप लोड कनेक्ट कर लो, ओके, तो उस केस में जी। क्या हो जाएगा, आपका I2 विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। देन इन दैट केस I2 विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर क्या होगा, I2 की वजह से आपका एक MMF प्रोड्यूस हो जाएगा एट द सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी ओके। साइड पे आपका एक MMF प्रोड्यूस होगा, दैट इज MMF2। ओके तो इस MMF की वजह से आपका एक फ्लक्स फाई टू प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके जी। फाई टू विल बी ऑपोजिट टू दिस म्यूचुअल फ्लक्स। म्यूचुअल फ्लक्स आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो फाई टू आपका इस डायरेक्शन में होगा। ओके अच्छा फाई टू आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो वो आपके म्यूचुअल फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करेगा। ओके सो फॉर कैंसलिंग, फॉर इफ इन ऑर्डर टू कैंसल दिस फाई टू, I will need an extra current in this winding. Okay I will need an extra current in this winding, that is I2 dash, that is I2 dash की वजह से आपका एक MMF प्रोड्यूस होगा। और सर ये इस पे भी सर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, आई एमएमएफ जो है। यस I2 dash की वजह से यहाँ पे एक MMF प्रोड्यूस होगा। ओके और वो MMF का जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो दिस फ्लक्स विल कैंसल आउट दिस फ्लक्स, तो ये फ्लक्स जो होगा ये आपका अनडिस्टॉर्टेड होगा, इट विल नॉट डिस्टॉर्ट। ओके सर। ओके लाइक दिस जी फाई सर। टू विल दिस फाई, सो जब अंडर लोड कंडीशन आपको I2 डैश का वो चाहिए होगा, और I2 डैश शुड बी ऑपोजिट टू दी I2 डैश शुड बी ऑपोजिट टू I2, क्योंकि मुझे इस फ्लक्स को कैंसिल करना है, तो इस फ्लक्स को कैंसिल करने के लिए आपको यहाँ पे करंट ये ऑपोजिट होना चाहिए एज कम्पेयर टू I2। लाइक अगर आपका I2 इस डायरेक्शन में है, तो आपका I2 डैश इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके जी। अच्छा नेक्स्ट, तो इसमें 180 डिग्री एंगल आएगा। ओके जी सर ठीक है। F60। The relation between primary ampere turns and secondary ampere turn in figure 19.37 is N1 I2 dash. Okay. N1 I2 dash is equal to N2 I2, N1 I1 is equal to N2 I2, N1 I0 is equal to I2 I2, N2 I2 none of the above। तो यहाँ पे आपका जो रिलेशन है दैट इज फर्स्ट वन, where N2 I2 is equal to N1 I2 dash। यस yes यही होगा। ओके जी। अच्छा नेक्स्ट, जी। the relation between I2 dash and I2 is figure 19.37 is, तो हमारे पास क्या है कि ये आपका 61
एक्चुअली ये आपका इस तरह आ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा सर आई टू आपका क्या हो जाएगा, आई टू डैश क्या हो जाएगा, एन टू डिवाइड बाई एन वन डिवाइड बाय n1 आई टू हो i2. जाएगा, दिस वन। सेकंड ऑप्शन बनी सर। यस, if n2 divided by n1 is equal to 0.1 in figure 19.37 and I2 is equal to 500 ampere, then I1 is nearly equal to आपका I1 क्या हो जाएगा, इन्होंने n2 डिवाइड बाई n1 आपको दिए हैं, सही है, I2 भी आपको दिए हैं, तो I1 इज नियरली इक्वल टू n1 डिवाइड बाय n2। सर हमने i2 निकालना है या i2 डैश निकालना है? I1 निकालना है। I1 निकाल, यस I1 निकालना है। इस पर I1 आएगा। एक्चुअली I1 आपका किसके इक्वल होता है, I0 प्लस I2 डैश के इक्वल होता है, बट आई विल नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नीड टू फाइंड I2 डैश, तो I2 डैश आप फाइंड कर लो, ओके। तो I2 डैश आपका आ जाएगा n2 डिवाइड बाई n1 इज 0.1 आ जाएगा, और I2 क्या आ जाएगा वो 500, तो I2 डैश आपका आ जाएगा 50, ओके 50। यस, इन्होंने I0 हमें गिवन नहीं है, बट इन्होंने हमें एक दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि नियरली इक्वल टू, तो इट मीन्स कि I0 मेरे पास कम होगा, तो I1 विल बी इक्वल टू 50 एम्पियर। सर नहीं, कंसेप्ट नहीं समझ आया, कैसे नियरली इक्वल टू का क्या मतलब? नियरली इक्वल टू मीन्स इन्होंने आपको I0 की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर I0 की वैल्यू आपको गिवन होता तो फिर तो बात सही थी, सही है। तो यहाँ पे देख लो, तो आपका I2 डैश मुझे फाइंड करना, तो I2 डैश आप इस फार्मूले से फाइंड कर लो। ओके सर, I2 डैश 50 आ गया सर वो। यस, तो इट मीन्स कि ये आपका नियर टू ज़ीरो है, इन्होंने ये गिवन नहीं है, बट इन्होंने ये दिया है कि I1 इज नियरली इक्वल टू, तो वो 50 के इक्वल होगा, ओके। ओके ठीक है। 63 रेफरेंस टू अप्रोक्सीमेट डायग्राम, लेना है, एक मिनट सर, स्क्रीनशॉट लेना सर। चल, थैंक यू सर। ले लिए? जी जी। Okay, 63. Referring to the approximate equivalent circuit of an actual transformer on load in figure 19.38, the secondary resistance R2 when transformed to primary become N1 divided by N2 whole square R2, N2 divided by N1 whole square R2, N1 divided by N2 R2, N2 divided by N1 R2। तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2 when transformed to primary, सो इट मीन्स के आपको सेकेंडरी रिएक्टेंस को आप सेकेंडरी रेजिस्टेंस को आपने प्राइमरी साइड पर ट्रांसफॉर्म करने, तो वो हमारे पास एक इक्वेशन था कि Z2 इज इक्वल टू n स्क्वायर Z1, ओके। तो आपको इस रेजिस्टेंस को हमने प्राइमरी साइड पे लेके जाना है, तो प्राइमरी साइड पे ये क्या हो जाएगा, आपका R1 विल बी इक्वल टू R2 डिवाइड बाई n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर, जी ओके। n इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1 हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा 63 में? सेकंड ऑप्शन 63 में आपका फर्स्ट वन, n1 डिवाइड बाय n2 का स्क्वायर, जी फर्स्ट वन। Okay, next. Referring to figure 19.38, the secondary leakage reactance X2 when transformed to primary become, तो secondary leakage reactance X2 when transformed to primary, तो ये भी आपका वही होगा जो अभी हमने n1 divided by n2 का whole square into x2, ऐसे ही, या तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन बनेगा आई थिंक, ठीक है।
यस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 रेफरेंस टू फिगर 19.38 वी हैव, तो आपका क्या हो जाएगा वो रिलेशन? सर हमने रिलेशन I2 के दरमियान फाइंड करना है या I2 डैश के दरमियान फाइंड करना I2 डैश का फाइंड करना है। है? I2 डैश का, ये सर रिलेशन ये है। अभी लिखा था हमने जी, I2 डैश डिवाइड बाय 65। तो आपका ये क्या हो जाएगा? N2 डिवाइड बाई N2 I2 डैश N1 इंटू I2, ये हो जाएगा सर ये 65। सेकंड ऑप्शन बनेगी जी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रेफरेंस टू फिगर 19.38 द सेकेंडरी लोड वोल्टेज V2 व्हेन ट्रांसफॉर्म टू प्राइमरी बिकम। अच्छा, वोल्टेज को अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है प्राइमरी साइड पे तो आपका ये वही रिलेशन बनेगा, N2 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? N2 डिवाइड बाई N1, N2 डिवाइड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय V1। तो N1 डिवाइड बाई N2 ये आएगा 66। सर हमने सेकेंडरी से प्राइमरी पे जाना है ना? यस। जी सर, ठीक है। N1 डिवाइड बाय, जी सर ठीक है। अच्छा, 67 जी referring to figure 19.38 if V1 is equal to 100 volt, IW is equal to 3 ampere and IM is equal to 4 ampere, then I naught will be। तो I naught आपका क्या होगा यहाँ पे? I naught सर, is equal to IW square plus IM square square root। जी तो I naught आपका आ जाएगा 3 times 3 9, 4 times 4 16, तो I naught आपका आ जाएगा 5। दिस इज 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू यस सर, 5 आएगा 5, 67 से। 68 ठीक है। for the value given in question number 67 the iron losses in the transformer will be। तो आयरन लॉसेस क्या हो जाएंगे? सर ये आई नॉट भी हमारे पास आ गया, तो आई डब्ल्यू निकाल लेंगे इसी क्वेश्चन में पुट करके वैल्यूज। अच्छा, तो क्या हो जाएगा ये? आई सर एक नॉट मिनट आपके में पास कर, आ गया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आयरन लॉसेस का किसके स्क्वायर ऊपर होंगे? दैट्स विल बी इक्वल टू आई नॉट 5 कॉस माइनस, 5 इंटू V1 हो जाएगा। तो cos 5 आपका cos 5 आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाए, तो आई डब्ल्यू इंटू V1 हो जाएगा। आई डब्ल्यू कितना है? 3 है। V1 कितना है? 100 है, तो 300 वाट। तो ये आ जाएगा। 300 वाट, ओके। समझ आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर सर P 6। इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू आई नॉट कॉस 5V1। सर आयरन लॉसेस आई डब्ल्यू के बराबर नहीं होंगे, हम आई डब्ल्यू निकालेंगे ना? यस, आयरन लॉसेस P इज इक्वल टू आई डब्ल्यू V1, ये आप कर लो, ओके इससे ठीक यही है। आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 69 इन फिगर 19.39 the primary will see an impedance of 20 ohm, 100 ohm, 1.25 ohm, none of the above। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकेंडरी इम्पेडेंस आपको गिवन है, दैट इज़ 4। टर्न रेशो भी आपको गिवन है, तो आपका Z2 इज इक्वल टू n स्क्वायर Z1। तो आपका Z1 हमने फाइंड करना है, Z2 मेरे पास 4 ओम गिवन है,
डिवाइड बाई एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर मीन्स के n2 डिवाइड बाई n1 होल स्क्वायर। ओके, तो दैट्स इक्वल टू Z1 हो जाएगा। ओके, तो Z1 आपका आ जाएगा 4 डिवाइड बाई n2 डिवाइड बाई n1, 1 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 5 5 into स्क्वायर 4 20। 25, तो 25 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 100। तो यही रेजिस्टेंस आपके प्राइमरी साइड पे क्या हो जाएगा, वो आपका 100 ओम हो जाएगा। सही, सही। सर फिर आपने फिर n1 डिवाइड बाई n2 1/5 किया है ना पुट। यस, तो सर 1/5 जब पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर, अच्छा उसका स्क्वायर लेंगे। यस। ठीक है सर 100। ओके, तो ये आपका 100 हो जाएगा। सही। ठीक है सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70। द प्राइमरी करंट IP इन फिगर 19.39 विल बी 46। तो प्राइमरी करंट क्या हो जाएगा आपका, एक्चुअली उन्होंने वोल्टेज भी गिवन है आपको, और सर रेजिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा। रेजिस्टेंस आपके पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास। सर Z1 जो है इम्पीडेंस उसकी 100 थी। तो आपका ये 230 डिवाइड बाई 100 कर लो, इससे आ जाएगा 2.3। तो 2.3 एम्पियर, दिस विल बी करेक्ट आंसर। ओके ठीक है सर। सेकेंडरी करंट क्या हो जाएगा, तो सेकेंडरी करंट डिवाइड बाय प्राइमरी करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स एट द प्राइमरी साइड, नंबर ऑफ टर्न एट द सेकेंडरी साइड। तो नंबर ऑफ टर्न एट द प्राइमरी साइड 5 है, सेकेंडरी साइड पे 1 है। प्राइमरी करंट क्या था, 2.3 था, तो 5 टाइम्स 3 15, तो 11.5 71 72। The turn ratio of the transformer in figure 19.40 is 19.40. ओके, 19.40 पे हमने टर्न रेशो फाइंड करना है, दिस वन। ओके, अच्छा, हमारे पास एज वी नो दैट Z2 इज इक्वल टू n स्क्वायर Z1। तो Z2 मुझे गिवन है दैट इज 4 ओम, n स्क्वायर Z1 मुझे गिवन है दैट इज 1.6 किलो। तो दिस विल बी 16, ये हो जाएगा। सही जी। तो आपका ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1600 हो जाएगा। तो n आपका आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 40 आ जाएगा। तो आपका n आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा। ओके, लेकिन ये n क्या होगा, 1:n के लिए, लाइक दिस इज n2 डिवाइड बाई n1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 20। तो n2 क्या है, यहाँ पे 1 है, और n1 क्या है, यहाँ पे n है, स्मॉल n, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 20। तो आपका n क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आपका टर्न रेशो 20:1 आ जाएगा। ट्वेंटी रेशो, ठीक है सर। ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा 72 में। अच्छा, 73। द सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज इन फिगर 19.40 इज, तो सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज इन, तो ये मेरे पास 20:1 आ गया। जी। तो वोल्टेज है प्राइमरी साइड क्या है, 230 है। तो आपका n2 डिवाइड बाई n1 इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाई v1 हो जाएगा। तो आपका n2 क्या होगा, 1 डिवाइड बाई n1 इज 20, और v2 क्या होगा, आई नीड टू फाइंड v2 एंड v1 230। तो 230 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू v2 आ जाएगा। तो v2 मेरे पास 11.5।
यस 11.5 आपका आ जाएगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके ठीक है। अच्छा 74, द इम्पिडेंस सीन बाय द प्राइमरी इन फिगर 19.41 इज 5 ohm, 25 ohm, 625 ohm, none of the above। तो तो ये क्या हो जाएगा, द इम्पिडेंस सीन बाय द प्राइमरी दिस वन इन फिगर दिस इज, तो प्राइमरी साइड पे आपका इम्पिडेंस क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे हमने दोनों को ट्रांसफॉर्म करना है प्राइमरी साइड पे, ओके, और फिर सबको ऐड करना है। तो आपका Z2 क्या हो जाएगा, Z2 इज इक्वल टू n स्क्वायर Z1 है, तो Z2 आपका हो जाएगा, Z2 आपका 20 किलो है, तो 20 ये हो जाएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू Z1। ओके तो 100 का दिस इज n2 डिवाइड बाई n1, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 20, दिस विल बी इक्वल टू Z1 हो जाएगा। ओके ओके सो दिस विल बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके तो ये आपका XC बार में इसको कह देता हूँ, दैट इज़ 2 ओम। ओके अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये आपका 40 किलो है, तो 40 तो 1 2 3 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ओके ये और 2 डैश क्या हो जाएगा 4 ओम। सही है, तो टोटल क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 सर काउंट कैसे किया, 11 कैसे है? वेट 11 नहीं होगा एक्चुअली, ये तो हमारे पास वेक्टर है, ये मेरे पास, ये तो समझ आ गया आपको ना, ये 2 और जी 4 ओम का। अच्छा यहाँ पे देख लो, तो ये इंडक्टर है। ओके दिस इज इंडक्टर, और ये इंडक्टर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ पे आ गया। ओके एंड ओके दिस इज द रेजिस्टेंस, तो टोटल इम्पीडेंस सीन बाय द प्राइमरी विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो इसको हमने इस तरह फाइंड करना है, सिंपल ऐड नहीं करना डायरेक्टली। ओके क्योंकि डिफरेंट रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं, ओके पेसो ठीक कंपोनेंट्स है। हैं, सही है, डिफरेंट पेसो कंपोनेंट्स है, तो इसी वजह से। तो 4 टाइम्स 4 इज 16 हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 2 इज 3, तो 3 टाइम्स 3 इज 9 हो जाएगा, इससे आपके पास 5 आ जाएगा। सही है, सर गॉट इट। सर आप x2 किसको कह रहे हैं? x2 आपका कौन सा xc डैश आप सर आपने यहाँ पे जो xc फिगर dash अनाउंस x, किया तो actually I transform the secondary capacitive reactance toward the primary side। ओके ठीक है सर, ये आप एक्सी डैश मेंशन किया ना, ये एक्सी जो 20 किलो होम है इसको अपने प्राइमरी साइड पे लेके एक्सी डैश 2 होम आ गया, यस सही है। यस और 40 किलो हर्ट्ज है, तो इसको आप लेके आए R2 डैश 4 किलो होम, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। और यस सर फार्मूले में आपने एक्स एल माइनस एक्स सी राइट किया, तो मैं ये एक्स एल पूछ रहा हूँ, ये फार्मूले में जो आपने किया है ये एक्स। ये तो 5 ओम होगा अपनी जगह पे। ओके ओके सर, अच्छा ये वाला मेंशन करना, मैं ठीक है सर, ये एक्स एल माइनस एक्स सी करेंगे, यस ओके ठीक एक्चुअली है। ये आपके इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है सर, वो उसमें से माइनस आप कर रहे हैं, ठीक है मैं ऐड कर रहा था, यस सही है। ओके जी अच्छा 76
The voltage across 40 kilo ohm resistor in figure 19.41 is 1000 volt, 500 volt, 800 volt, none of the above. तो सर 75 कर गए हम। oh, 75, yes. The primary current IP in figure 19.41 is, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी करंट हमने फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे नहीं वोल्टेज मुझे गिवन है और टोटल रिएक्टेंस कितना आ गया, टोटल रिएक्टेंस आपका 5 कितना आ गया वहाँ पे, वो आपके पास 5 आ गया। ओके, तो 5 आ गया था। 10 डिवाइड बाय 5 आपके पास हो जाएगा, दिस इज द प्राइमरी करंट, सो योर प्राइमरी करंट विल बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, 2 एम्पेयर। ओके ओके, अच्छा 76, the voltage across 40 kilo ohm resistor in figure 19.41 is 1000 volt, 500 volt, 800 volt, none of the above। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 40 किलो ओम रेजिस्टर। फॉर दिस आई विल नीड टू फाइंड द सेकेंडरी करंट, राइट? सेकेंडरी करंट फाइंड करना है जी। यस, सो सेकेंडरी करंट आपका क्या हो जाएगा, आई एस डिवाइड बाई आई पी इज इक्वल टू एन पी डिवाइड बाई एन एस हो जाएगा। तो आपका आई एस क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आई पी इज 2 एम्पेयर, एन पी क्या हो जाएगा, प्राइमरी साइड पे 1 हो जाएगा, सेकेंडरी साइड पे ये आपका 100 हो जाएगा। तो करंट आपका क्या हो जाएगा, आई एस 0.02 एम्पेयर आ जाएगा। जी ओके, तो 0.02 सो 0.02 टाइम्स 40 कर लो, फिर 0.8 तो इससे क्या आ जाएगा, फिर 0.8 आ रहा है। 0.8, दिस इज एक्चुअली 40 किलो। ओके 40 किलो है। 800। यस, तो आपका ये 800 एम्प वोल्ट आ जाएगा। ओके ओके सर। यस, अच्छा 77, जी the voltage across 20 kilo ohm capacitor in figure 19.41 is, सर कैपेसिटेंस। yes, सर आई एस तो हमारा सेम रहेगा, इसमें भी जो हमने फाइंड किया वही यूज कर लें, 0.02। yes, ठीक है। आपका आई एस क्या 0.02 टाइम्स 20, जी सर ऐसे ही कह रहा हूँ, 20 किलो हर्ट्ज। 20, 400 आया है, सही है। तो 77 का आंसर 400 हो गई। यस, ठीक है सर। 78, the secondary current IS in figure this is 0.02 एम्पीयर, ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सही है। फाइंड कर लिया जी सर, ठीक है। 79, core of large transformer are built up to nearly circular cross section in order to reduce leakage reactance, iron losses, eddy current losses, copper losses। अच्छा, ये एक्चुअली इनका ये है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले समझ लो। क्वेश्चन ये है कि हम जो लार्ज ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उसका जो कोर होता है वो हम नियरली सर्कुलर होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। ओके सही है, इस तरह का होता है। सही है, तो सर्कुलर होता है, तो इट मीन्स के लाइक आपका इस तरह नहीं होता, इस तरह
लाइक स्क्वायर की शेप में नहीं होता, सही है, या रेक्टेंगल की ओके शेप में नहीं होता। ये इसलिए हम सर्कुलर रखते हैं ताकि हमारे पास जो जितना ये सर्कुलर होगा, ओके, सर्कुलर में क्या होगा, सर्कुलर मींस कि आपका लाइक आपका सर्कम्फ्रेंस, ओके, सर्कम्फ्रेंस। सो सर्कम्फ्रेंस में हमारे पास सर्कम्फ्रेंस लेते हैं ना ये, तो सर्कम्फ्रेंस या यू कैन से द perimeter ऑफ दिस सर्कल। तो perimeter जी। ऑफ सर्कल, perimeter of circle is less than the perimeter of square shape core। perimeter को जानते हो किसको कहते हैं? perimeter is the सर total distance, total बाउंड्री। distance, जी। ओके, यस, ये जितने भी टोटल डिस्टेंस है ना, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस, ओके, दिस इज माय पेरीमीटर। तो ओके ये पेरीमीटर जो होते हैं ना, ये यहाँ पे ये लेंथ जो होता है, दिस लेंथ इज स्मॉलर देन दिस लेंथ, ओके। तो क्या होगा, जितना लेंथ स्मॉल होगा, ओके, जितना वायर का लेंथ स्मॉल होगा, तो इट मीन्स कि आपका जो कॉपर यूज़ होगा उसमें वो भी स्मॉल होगा, ओके। तो जितना कॉपर स्मॉल यूज़ होगा, तो इट मीन्स कि आपका जो कॉपर लॉसेस होंगे वो भी स्मॉल होंगे, ओके, इस सही है। वजह से वो तो करते इसी वजह से हम करते हैं। तो लीकेज रिएक्टेंस भी नहीं, आयरन लॉसेस नहीं, ईडी करंट लॉसेस, कॉपर लॉसेस, क्योंकि कॉपर लॉसेस वायर पे डिपेंड करते हैं, ओके। जितना वायर का लेंथ ज़्यादा होगा तो उतना आपका कॉपर लॉसेस ज़्यादा होंगे, जितना वायर का लेंथ कम होगा तो उतना कॉपर लॉसेस आपके कम होंगे, सही है। ये आई स्क्वायर आर होता है ना, आई स्क्वायर आर, तो आर आपका क्या होता है, रो एल डिवाइड बाई ए होता है। तो जितना लेंथ ज़्यादा होगा तो उतना आर ज़्यादा होगा, तो उतना आपका कॉपर लॉसेस ज़्यादा होंगे, ओके, सही है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर वाउंडेड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर इन ऑर्डर टू रिड्यूस, और ये फिर मिसिंग है यहाँ पे एक पेज। ये फिर नेक्स्ट क्लास से कर लेंगे, सही। चलो ठीक है यहाँ सर, पे वो एक अंडू की, ठीक पे, है अंडू कीजिएगा सर, स्क्रीनशॉट लेना है लास्ट वाले अच्छा, एमसीक्यूज का। ये पेज मिसिंग है यहाँ पे, तो फिर हम वो कर लेंगे। ठीक है सर। सर वो इस बुक में ना काफी सारे इस तरह के हैं यस सर। ये जी, वो जो आपने बुक शेयर की थी ना मेरे साथ पीडीएफ में, उसमें भी ऐसा ही है। जी, ये वही बुक है ना। अच्छा ठीक है जी, ओके सर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। 5 टाइम्स 1 टाइम्स 1 हो जाएगा, प्लस दिस इज़ 5 टाइम्स 1 टाइम्स 1, सही है। अच्छा, दिस इज़ 4, ओके, दिस इज़ 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 times 2। नहीं वेट, ये तो आपने ले लिया ये वाला, इसका 5 टाइम्स 1 टाइम्स वो आ गया था, सही है, ये तो सही है। अब यहाँ पे देख लो, तो दिस इज़ 2, तो 2, ये कितना है, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर है, ओके। ये अब मुझे ये लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। सो यहाँ से यहाँ तक 4 1, minus 1। यहाँ तक 1 है, this is 4, ओके, एंड दिस इज 1, ओके। यहाँ पे देख लो, तो नीचे 1 है, तो इट मीन्स के ऊपर भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। Yes। तो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1,
अब यहाँ पे देख लो, दिस इज 5, दिस इज 1 एंड दिस इज आल्सो 1, सो 5 टाइम्स 1 टाइम्स 1 हो जाएगा 16 सेंटीमीटर क्यूब। आपको कहाँ कंफ्यूजन हो रहा था इसमें? आपने क्या किए हैं, 5 10 15 लिए हैं। आई थिंक आपने इसी तरह किया, ये ले लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, और आपने किस तरह किया था? अच्छा, समझ आ गया आपको कि कहाँ पे आपका मिस्टेक था? जी। या स्टेप बाय स्टेप करने इस तरह। ओके, so this will be your homework for the next class. इसका सरफेस एरिया भी फाइंड करना था। ओके, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। तो 1 टाइम्स 1 इज़ 1 हो जाएगा। ओके, फिर इस तरह आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, ये वाला, ये साइड आपका हो गया। अब ऊपर आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 1 इज़ 5 हो जाएगा यहाँ तक। अब दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 4 यहाँ तक, तो 4 टाइम्स 2 इज़ 8 हो जाएगा, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखो, दिस इज़ 2 एंड टोटल इज़ 5, तो इट मीन्स कि दिस इज़ 3। ओके, यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये आपको 2 है, तो इट मीन्स कि दिस इज़ 2 प्लस 3 इज़ 5, तो 3 टाइम्स 1, तो दैट इज़ इक्वल टू 3, ये ऊपर 3 हो जाएगा। तो टोटल ऊपर तो टोटल हो गए। अब ये साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 1, तो आपका 5 वो साइड आ जाएगा। ये साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज ओके, आई विल नीड टू फाइंड दिस लेंथ, दिस लेंथ। सो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो 1 है, दिस इज 1। ओके, ये आपका दिस इज 1, ये भी 1 है, सही है। तो दिस इज अननोन, तो अननोन प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ओके, फ्रॉम दिस अप टू दिस इज अननोन प्लस 1 इज इक्वल टू दिस 4, सो योर अननोन इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये आपका 3 आ जाएगा। तो 3 प्लस 1 इज 4, तो ये आपका टोटल 4 आ जाएगा। 4 टाइम्स 1 इज 4। समझ आ गया आपको कि नहीं इसका? जी। दोबारा समझा दूं? जी, समझ आ गई। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये साइड भी हो गया आपका। ओके, नाउ कम टुवर्ड दिस साइड। सो ये कितना होगा, दिस इज 3, वी ऑलरेडी फाइंड इट, दिस इज 3 टाइम्स 1 इज 3। यहाँ पे आ जाओ, ये साइड, तो ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, सो दिस इज 5 टाइम्स 1 इज 5 हो जाएगा। ये आ जाओ, तो दिस इज 4 टाइम्स 1 इज 4 हो जाएगा। ये साइड, तो दिस इज, ये 5 था एंड दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 5, तो दिस विल बी 3, तो 3 टाइम्स 1 इज 3 हो जाएगा। वो वाला साइड वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सही है। अच्छा, अब बॉटम को देख लो। तो बॉटम ये मेरे पास ये था, ये टॉप सरफेस ये आ रहा था, ये सरफेस मेरे पास ये आ रहा था, सही है। तो इट मीन्स कि मैंने बॉटम के लिए ये वाला साइड लेना है। ये 5 इसी तरह, ये सरफेस जो है इसका इसी तरह सरफेस नीचे भी होगा, तो वो मैंने 5 लेना है नीचे के लिए। 5 प्लस 8 प्लस 3। ओके, दिस इज 5, दिस इज 8 एंड दिस इज 3। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। इन सबको ऐड कर लो, यू विल गेट द फाइनल टोटल सरफेस एरिया। सो इनको ऐड कर लो, 5 6 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. तो 58 आएगा अब सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास 33 आ रहा था। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, अच्छा समझ आ गया आपको कि नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा था? जी नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन दिस विल बी योर होमवर्क। ओके, आपने इसको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे भी आपने इस तरह करना है। सरफेस एरिया के लिए आप ये सरफेस फाइंड कर लो, ये पूरा, और इसी सरफेस को फिर ऐड कर लो, सो यू विल गेट द बॉटम सरफेस। ओके, सही है? देन यू विल जी move toward this one, this surface plus this surface plus this surface plus this one, 5 6 7 8 9, इसी तरह ये surfaces आपने सारे corners ये फाइंड करने, इनका सरफेस एरिया आपने फाइंड करने। ओके, गॉट इट? यस अच्छा, पार्ट सी आपका होमवर्क हो जाएगा यहाँ पे, और उसके साथ साथ आपका ये पार्ट बी एंड सी विल बी योर होमवर्क। ओके, फॉर द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, लास्ट टाइम हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन वो स्टार्ट किए थे, तो उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। रीड दिस क्वेश्चन। लास्ट टाइम भी ये हमने किया था, लेकिन आज इसको हम दोबारा करेंगे। सही है? A sum of money is divided among Carol, Michael, and Ethan in the ratio 6:4:5. After Carol gives $30 to Michael and $15 to Ethan, the ratio becomes 7:6:7. Find the amount of money Carol had initially. Okay, so for this, what we will do, a sum of money is divided between Carol, Michael and Ethan, so that is 6:4:5. So let's, x is the variable. Okay, x is the total amount. Okay, तो आपका ये क्या हो जाएगा? लाइक आपने कहना है कि बिफोर एंड आफ्टर कैरल गिव इतना, तो ये आपके दो कंडीशंस बन जाएंगे। तो बिफोर आपका 6x हो जाएगा, दिस इज फॉर कैरल, Michael and Ethan, this is 6x and this will be 4x and this will be 5x. Okay, now Carol give $30 to Michael, तो ये क्या हो जाएगा? this will be 4x plus 30 हो जाएगा, and 15 to Ethan, तो this will be 5x plus 15 हो जाएगा। ये टोटल कितना अमाउंट दे देगा? 6x minus 30 plus 15, 45 दे देगा। ओके, the ratio becomes 7:6:7. Find the amount of money Carol had initially. So we need to find this amount. Okay, like you will need, if you want to find this amount, so for this you will need x value. Okay, so for this we will need to find the value of x. Okay, so यहाँ पे देख लो, तो ये मेरे पास आ जाएगा amounts, but the ratio is also given to you, that is 7:6:7. So 7 is the ratio of Carol. So if you write it like 6x minus 45 ratio 4x plus 30, and this is 7:6. Okay, Carol का कितना रेशियो 7 है,
और मिकल का रेशो 6 है, सो दिस विल बी 7:6. अच्छा, रेशो like if x ratio y is given to you, then you can write this like x divided by y. Okay, like your x divided by y is equal to x ratio y. Okay, तो यहाँ पे भी मैंने इसी तरह करना है कि मैंने 6x minus 45 divided by 4x. Can I write it like 6x minus 45 divided by 4x minus plus 30 is equal to 7 divided by 6. Okay. Yes. So इनको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो बिकॉज देयर इज एन इक्वल साइन, and if equal sign come between two fractions, then you will do cross multiplication. So let's do cross multiplication. So 6 times this full box, 6 times this 6x minus 45, and this will be 7 times this full box, that is 4x plus 30. So 6 times 6 is 36x आ जाएगा minus 270 आ जाएगी इससे, is equal to 4 times 7 is 28 आ जाएगा प्लस 210 आ जाएगा. ओके, सो 36x minus 28x हो जाएगा, that's equal to 270 plus 210. so 36 minus 28 से क्या आता है, 8, you will get 8. So 210 plus 270. Hello. Yes, hello. Acha, so if you solve this, so you will get the x value, that is 60. Okay, so what we will do now after this, what we will do, actually we got the x value, okay, that is 60. The question is find the amount of money Carol had initially. So initial he had this much amount, okay, 6x. पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास x वैल्यू unknown था. Now I got the x value, that is 60. So the Carol will have the amount, that is 6 times 60. So from this you will get 360 US dollar. Okay, so this will be the answer of this question.
इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। समझ आ गया आपको रानिया? जी। ओके अच्छा, अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो होपफुली एक्सरसाइज में आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो। ये तो इजी है काफ़ी, आपने सिंप्लीफाई करना है। जिस तरह फ्रैक्शंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं उसी तरह आपने इन रेशोज़ को भी सिंप्लीफाई करना है। लाइक 1.5 kg रेशो 350 ग्राम, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 1.5 डिवाइड बाय 350। ओके, यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो इसको जिस तरह हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं उसी तरह आपने रेशोज़ को भी सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू ग्राम। सो दिस विल बी 1.5, this 1.5 kg is equal to 1500 gram divided by 350. Okay, this 0 will cancel out by this 0. 5 times 7 is 35, 5 times 3 is 15, 0. So this will be 30 divided by 7. Okay, अच्छा, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं? नहीं। So this will be 30:7. Okay, got it? Yeah. अच्छा, पार्ट F, 0.33:0.63:1.8। अच्छा, so can you do this part? 0.33:0.63:1.8. Good, yes. So 0.11 point, multiply it like this. This is cross multiplication. Okay, so 5b times 5, this is cross multiplication, and 8 times 2. Okay, if equal sign come between two fractions then you will do cross multiplication. So this is cross multiplication. 5 times 5 is 25 भी आ जाएगा, 8 times 2 16 आ जाएगा. So your b will be equal to 16 divided by 25. Okay, so this will be the value of b. Got it? Yes. अच्छा, इसको आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकती हो. If you multiply this side by 5 and if you multiply this side by 8, so 5 times 5 25 आ जाएगा, b रेशो 5 times 8 40 आ जाएगा, 8 times 2 is 16 आ जाएगा, रेशो 5 times 8 40 आ जाएगा. एक रेशो को आपने सेम लाने. ओके, सो दिस विल कैंसल आउट बाय दिस. So 25b will be equal to 16. So your b will be equal to 16 divided by 25. But I think this method is easier. This one. कौन सा मेथड आपको इजी है, 1 और 2? 1 या 1 इजी है. ओके, सिंपल. आपने क्या करना है, फ्रैक्शन को उसी तरह कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में. ओके, और देन यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो फ्रॉम दैट यू विल गेट द फाइनल आंसर. अच्छा,
Question number 3. Given that 2x divided by 5 is equal to 3y divided by 8, find the ratio of x ratio y. Find the value of x ratio y. तो ये क्या हो जाएगा? There is an equal sign between two fractions. So what you will do? Cross multiply. Good. Yes, cross multiplication. So this will be, क्या हो जाएगा ये? 2x times 8 equals 3y times 5. So 8 times 2 is 16, x हो जाएगा. That's equal to 5 times 3 is 15, y हो जाएगा. So x divided by y is equal to 15 divided by 16. Is it right? Yes. So x ratio y, x divided by y means कि x ratio y is equal to 15 ratio 16. इसका आंसर हो जाएगा. Got it? Yes. अच्छा, अब पार्ट 4 क्या है कि a ratio b ratio c is given to 75, 120 और 132. A ratio B ratio C is 75 ratio 120 ratio 132. अच्छा, यहाँ पे देख लो 132. ओके, इनको 2 के टेबल से नहीं हो सकता. You need to simplify this. So 2 is not divisible. 75 is not divisible by 2. Okay, तो 2 टेबल नहीं हो सकता. What about 3? Yes, 3 से हो सकता है. 3 times 2 is 6. 3 times 5 is 25. 3 times 4 is 12. 0 हो जाएगा. 3 times 4 is 12. 1 will come over here. So 3 times 4 is 12. 25 ratio 40 ratio 44. और हो सकती है सिंप्लीफाई. 2 के टेबल से नहीं हो सकता बिकॉज 25 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. 3 के टेबल से भी नहीं हो सकता बिकॉज 25 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. 4 के टेबल से भी नहीं हो सकता. 25 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4. 5 के टेबल से 25 इज़ डिविजिबल बाय 5. 40 इज़ डिविजिबल बाय 5 बट 44 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5. 6 के टेबल से भी नहीं हो सकता. सो आई थिंक दिस इज़ द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस रेशो. Is it right? Yes. Yeah, okay, good. Find B ratio A. We need to find B ratio A. B ratio A क्या हो जाएगा फिर? फोर्टी रेशो 25 हो जाएगा. Yes. And part, wait, okay, so this will be B ratio A. So your B ratio A will be equal to 120 ratio A is 75. So इसको simplify कर लो. 5 times 2 is 10. 5 times 4 is 20. 5 times 1 is 5. 5 times 5 is 25. 3 times 7 is 3 times 8 is 3 times 8 is 24. 3 times 5 is 15. तो 8 ratio 5 हो जाएगा. एट रेशो 5. दूसरा 10 रेशो 11. तो सेकंड हो जाएगा 120 रेशो C. C is 132. So both are divisible by 2. So 2 times 6 is 12. 0. 6 is 12. 2 times 6 is 12. 2 times 3 is 6. 30. So 3 times 10 is 30. 3 times 11 is 33. So 10 ratio 11 हो जाएगा.
Question number 5. There are 14 boys and 25 girls in a school badminton team. Find the ratio of the number of boys to the number of girls. So we need to find the number of boys, ratio of number of boys to the ratio of number of girls. 14 boys and 25 girls. So this will be 14 divided by 25. So ratio of boys to girls क्या हो जाएगा? 14 ratio 25. Simplify हो सकता है ये कि नहीं? No. Okay. So this will be the final answer. Second one is the number of girls to the total number of players in the team. So ये क्या हो जाएगा? 25 ratio 39. Yes, good. Okay, next question, that is question number 6. Read this question. A total of 3,600 athletes participated in the Singapore 2010 Youth Olympics Games. There were 1,200 media representatives who reported on the Games, 20,000 volunteers who helped out during the Games, and 370,000 spectators who attended the Games. Find the ratio of 1. The number of athletes to the number of volunteers, 2. The number of media representatives to the number of athletes to the number of spectators. Okay, so the number of athletes to a number of volunteers. So that will be number of volunteers कितने हैं? That is 20,000. Yeah. 20,000. And what about the athletes? That is 3600. So इनको simplify कर लो. 20 will cancel out by this 20. 2 times 1 is 2, 2 times 8 is 16. Ratio 2 times 100 is 200. 2 times 9 is 18. 2 times 5 is 10. 50 हो जाएगा. तो 9 ratio 50. Question number 6. 9 ratio 50. ओके, इसी तरह आपने ये दूसरा भी करना है. मीडिया वाले कितने हैं? मीडिया दैट इज 1200. रेशियो नंबर ऑफ एटलीस्ट दैट इज 9, नॉट 9. यहाँ पे आपने डायरेक्टली ये नहीं लेना. ओके, आपने उस वाले लेने 3600 to a number of spectators that is 370000. अच्छा, 2 zeros, 2 zeros and 2 zeros. Then 2 times 6 is 12. 2 times 1 is 2. 2 times 8 is 16. 2 times 1 is 2. 2 times 8 is 16. 2 times 5 is 10. 0. 2 times 3 is 6. 2 times 9 is 18. 2 times 9 is 18. 2 times 2 is 4. 2 times 5 is 0. 10. 3 9 और सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता. ओके, दिस विल बी द फाइनल आंसर. एक्चुअली आपका 3 9 तो हो सकता है, लेकिन 925 नहीं हो सकता. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7. Read this question. A certain amount of money is shared between Ray Feng and Vishal
in the ratio 5:9. If Rui Feng gets $44 less than Vishal, find the total amount of money that is shared between the two boys. Okay, so what do you think? क्या करना है यहाँ पे? What will be the first step of this question? I think make a table. Good. Is it right? 5x and 9x. 9x plus 44 and 5x minus 44. So can I write it like that 5x is it right? इस statement को read कर लो, then look at this equation. Yeah. If Rui Feng get $44 less than Vishal, okay, so it means that Vishal have amount this much, okay. आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, this is the Rui Feng amount and this is the Vishal. समझ आ गया कि नहीं? जी. अब क्या करना है यहाँ पे? You will need to find the value of x because here x is unknown and this x is also unknown. So if you want to find the amount of this person and this person, you will need to find the value of x. So you can easily find the value of x from this equation. That will be equal to 5 को यहाँ पे ले आओ, 44 को इस साइड पे ले जाओ. This will become plus 44. That will be 9x minus 5x. तो इससे क्या आ जाएगा? 4x is equal to 44 हो जाएगा. Your x will be equal to 11 हो जाएगा. So now this person will got 55. This person will got 99. Okay. Yeah. अच्छा, question number 8. Read this question. Amira, Huixian, and Priya make a total of 1530 toys in the ratio 12:16:17. Find 1. The number of toys Huixian makes. 2. The amount of money Priya earns if she is paid $1.65 for each toy. Yes. So यहाँ पे क्या करना है? उसी तरह करना है. What do you think? What we will do in this question? The table again. Okay, table.
like this. Yes. Then Then 16 times, no, 12 ratio 16 ratio 17 times 15 30. No, 16 times 15 30. actually the total twice is 1530. All these person have a total twice of 1530. So this is x, this is also x, let's say, and this is also x. So can I write it like this? Total is 1530 twice, that is divided into this much amount. So for this person, for part A, you will need x value. So x value you can get from this equation, that will be equal to 1530 divided by 45. So your x value will be equal to 1530 divided by 45. You will get 34. So now 34 times 16 is equal to 544, this percent amount. Question number 8. $544, ओके। अच्छा, जब भी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस करने तो यही मेथड आपने यूज़ करना है, एक्स लगाने हैं सबके साथ, ओके। समझ आ गया आपको कि नहीं? जी। अच्छा, if the Priya paid $1.65 for each toy, so क्या करना है यहाँ पे? First of all, you will need to find the amount of toys which come in जो प्रिया के सर वो आ जाए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, times 1.65. No, first of all you will need to find the toys of Priya. That is 17x. What is the x value? 34. So 578 toys will come यहाँ पे 578। अच्छा, 544 तो इस पर्सन के आ गए, 544 578 इस के आ गए, तो इसके कितने हो जाएंगे? 12 टाइम्स 34 कर लो, 12 टाइम्स 34, तो यू विल गेट 408। अच्छा, टोटल टॉयस कितने थे? 1530। 408 इसके साइड पे आ गए, ओके। 544 हेयर, दिस पर्सन विल गेट 544 टॉयस एंड दिस पर्सन विल गेट 578 टॉयज, ओके। इन सब को आप ऐड कर लो, यू विल गेट 1530 टॉयज, ओके। टोटल टॉयज कितने थे? 1530 थे। तो प्रिया के कितने आ गए? 578 एंड द अमाउंट ऑफ वन टॉय इज $1.65। So amount of one toy is $1.65. What will be the amount of 578 toys? This is unknown. So u times 1 is u. 1.5 times 78.
867 आ जाएगा। 578 टाइम्स 1.65 से क्या आता है? 953 आता है इससे। $0.7 ओके, आप इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लो। फॉर वन टॉय द अमाउंट इज 1.65 per toy. Okay, so for 578 toys this amount will be equal to, amount क्या होता है, that is 1.65 $US per toy, one toy. Okay, so for 578 toys, for 578 toys तो क्या हो जाएंगे ये टॉयज के साथ कैंसिल हो जाएगा। 578 टाइम्स 1.65 कर लो, यू विल गेट 953.7 $US. So this will be the amount which Priya earned. Okay, got it? Yeah. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं. Okay, good. अच्छा, this will be your homework. Okay, question number 8 will be your homework. अच्छा ये भी इजी है, सिंप्लीफाई each of these. So this is the mixed number. mixed number को आपने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ओके, और फिर सिंप्लीफाई करना है इसको. ओके, इसी तरह बी पार्ट भी इसी तरह करना है, सिंप्लीफाई करना है. ओके, इतना मुश्किल नहीं है. दिस इज़ 1.2 रेशो, दिस इज़ मिक्स नंबर. तो मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो एंड देन यू विल नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल, क्योंकि सारे नंबर्स को आपने सेम फॉर्म में लाने. दिस इज़ इन डेसिमल, दिस इज़ आल्सो इन डेसिमल. सो 3 times 10 is 30, 30 plus 3, so that is 33 divided by 10, that is equal to 3.3. or you can do it like 3.3 divided by 10 से क्या आता है 0.3, तो 3.3 आ जाएगा. ओके, सो इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं? नहीं. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लेते हैं आंसर को. एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट्स को हटा दो. सो दिस विल बी 12 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा. रेशो 33 डिवाइड बाई 10, रेशो 55 डिवाइड बाई 10. तो ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते. तो 12 रेशो 33 रेशो 55 हो जाएगा. ओके, वेरी वेरी केयरफुल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो. क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ दिस मिक्स नंबर रेशो 6 इज इक्वल टू दिस m रेशो दिस मिक्स नंबर. सो ये उसी तरह है. ओके, क्या करना है आपने 2 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 9/4. यस, 9/4 से भी आप कर सकते हो, या अगर आपने इसको सिंपल उसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 1 डिवाइड बाई 4 से क्या आता है 0.25 आता है, तो 2.25 आ जाएगा. ओके, आप इस तरह भी कर सकते हो. रेशो 6 आ जाएगा इज इक्वल टू m रेशो, ये क्या हो जाएगा 1 पॉइंट रानिया. Yes. ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 से क्या आ जाएगा 1.5 6/5. 1.2.
एक्चुअली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, उसके बाद क्लास को एंड अप कर लेते हैं। इसको आपने मिक्स डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने तो क्या हो जाएगा, 1.1 डिवाइड बाई 5 से क्या आता है, 0.2 आता है। तो 1.2 यू कैन राइट इट लाइक दिस। दोनों मेथड से कर सकते हो, या इस तरह कर लो कि 6 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 1.2, और 1.1 डिवाइड बाई 5 से क्या आता है, 0.2 आता है, तो 1.2 हो जाएगा। ओके, गॉट इट। Yes. तो उसके बाद क्या करना है, दिस विल बी 2.25 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 1.2 हो जाएगा। तो आपका m क्या आ जाएगा, 6m विल बी इक्वल टू 1.2 टाइम्स 2.25। तो इसको कर लो, यू विल गेट द m वैल्यू। ओके, गॉट इट। Yes. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी, x रेशो 3 रेशो 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 रेशो 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 रेशो y। इनको किस तरह सॉल्व करना है। अच्छा, आप इसमें इस तरह कर लो कि x रेशो 3 दैट्स इक्वल टू दिस। ओके, your x ratio 3 is equal to 15 divided by 4 ratio 4 to the 8 9 divided by 2 हो जाएगा। so this will be x divided by 3 हो जाएगा। 15 ratio 4 से क्या आता है, 3.75। 9 divided by 2 से क्या आता है, 4.5। so ये कर लो, you will get the final value। okay, from this you will get the x value। y value के क्या करना है, y वैल्यू के लिए आपने फिर ये दोनों लेने हैं, 3 रेशो 9 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 रेशो y हो जाएगा। ओके, सो 3 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 2 से क्या आता है, 4.5 आता है, इज इक्वल टू इससे क्या आएगा, 4.5 डिवाइड बाई y। सो आपका y क्या हो जाएगा, 4.5 टाइम्स 4.5 डिवाइड बाई 3। So your y value will be equal to 4.5 times 4.5 divided by 3, 6.75 आ जाएगा। समझ आ गया आपको रानिया? जी। यस, तो इसी तरह आपने करना है इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कल से स्टार्ट कर लेंगे। ओके।